लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई विल लाइक टू एक्सप्लेन, देन इन ऑल काइंड ऑफ सोशल प्रॉब्लम वी वांट टू मैक्सिमाइज द थिंग्स। ठीक है, अगर आप जो है बिजनेस टाइप की प्रॉब्लम है या कोई डेली लाइफ प्रॉब्लम है, तो इन एवरी केस यू हैव टू मैक्सिमाइज समथिंग। ठीक है, आप चाहते हैं अगर जो है मतलब सैलरी आपकी आई है फर्स्ट को, तो आप ये चाहते हैं कि आप सैलरी को ऑप्टिमाइज्ड मैनर में आप यूज करें। ठीक है, या कुछ पैसे आपके पास आए हैं तो आप ये चाहते हैं कि उनका कैसे जो है सबसे अच्छे से आप यूज कर लें कि मतलब उसका मैक्सिमम आउटकम आपको मिले। अगर आप कहीं घूमने जाते हैं, कुछ बजट आपने बनाया हुआ है कि आपके पास जो है 50,000 का बजट है, तो आप ये चाहते हैं कि उसी बजट में मैक्सिमम चीज़ें जो है एक्सप्लोर कर लें, मैक्सिमम जो है आप ट्रिप को मज़ेदार बना लें। तो हर चीज़ में आप चाहते हैं कि चीज़ें ऑप्टिमाइज हो जाएं। तो उसी चीज़ को यहाँ पर जो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में आप देखते हैं। बेसिकली जो है बिजनेस फील्ड में आप समझ सकते हैं कि ये काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि इन द केस ऑफ बिजनेस वी always want to optimize the output. In the same kind of input, we always want to optimize the output. So the variable which we want to optimize is termed as objective function. ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज होती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिस चीज को हम ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, जिस वेरिएबल को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, उसको हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। दूसरी चीज होती है किस कॉन्स्ट्रेंट के तहत, है ना। भाई अगर आपके पास जो है 50,000 का बजट है घूमने के लिए, तो यही आपके लिए कॉन्स्टेंट है कि 50,000 से ज़्यादा का खर्चा नहीं आपको करना है, नहीं तो ट्रिप को मज़ेदार बनाने के लिए 1 लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख भी कम पड़ जाएंगे आपको, है ना। तो आपके सामने कॉन्स्टेंट क्या है कि मैक्सिमम आपके पास फंड जो है वो आपके पास 50,000 का है। अगर आप सैलरी की बात करें तो उस केस में कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट ये है कि सैलरी इतनी ही आपकी आई है, इसी में आपको खर्चा चलाना है। सैलरी को भी कई पार्ट में आप बांटते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि दूसरी चीज जो इसमें आती है बिसाइड ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कांस्टेंट। तो इसमें दो चीजें आई, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन आया और एक जो है कांस्टेंट आया। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के इन चीज़ों को समझाएं तो आपके ज़्यादा समझ में ये आपके आएगा। तो मैं एक सिंपल सा इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन लेता हूँ। सपोज आई वांट टू मैक्सिमाइज द वेरिएबल z एंड इट्स वैल्यू इज डिपेंडिंग ऑन 2 वेरिएबल्स, one is x1 and other is x2, and the variable z is dependent on x1 and x2 by this equation 3 times x1 and 4 times x2। ठीक है, 3 times x1 and 4 times x2। the variable z is dependent on 2 other variables x1 and x2। ठीक है, अच्छा now I want this is objective function। okay, this is objective function because as I already mentioned that the function which we want to maximize or minimize, that means optimize। the word optimize means minimize or maximize। ठीक है, whatever you want in that particular case। okay, in some case you want to minimize the thing and in some case you want to maximize the things। ठीक है, जैसे आप चाहते हैं कि जीवन में कम से कम प्रॉब्लम्स हो, तो आप अपने प्रॉब्लम को मिनिमाइज करना चाहते हैं। ठीक है, और आप चाहते हैं कि लाइफ में जो है प्रॉफिट या फिर खुशियां जो है वो आपकी मैक्सिमाइज हो जाए। तो ये दोनों ही चीजें ऑप्टिमम के डेफिनेशन में आती हैं, ऑप्टिमाइज द थिंग्स। तो दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। नाउ कम ऑन द कांस्टेंट। हियर सपोज आई एम राइटिंग द वैल्यू x1 and x2 by this equation x1 plus 2x2 is less than equal to 4। okay, this is first constant। likewise I am writing, because there are 2 variables, therefore I need 2 equation to solve
these two variable as we already know in our basic classes. So 2x2 is less than 6. I have written these two equations. Okay, and further what should be the value? x1 and x2 both should not be negative. It should be equal to 0, है ना. कोई भी जिसके ऊपर ये फंक्शन आपका डिपेंडेंट कर रहा है वो आपका नेगेटिव चीज़ ना हो, वो आपकी पॉजिटिव चीज़ें हों. ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं. जैसे आपके पास मान लिया जो है 2000 का बजट है और आपको जो है आपको जो है मूवी देखना है और मूवी में जो है स्नैक्स भी आपको खाने हैं. ठीक है, 4 फ्रेंड्स आप लोग गए हैं तो मूवी के टिकट मान लो जो है 250 रुपये के हैं, तो 1000 का टिकट हो गया और 1000 आपके पास बचा, तो उसके बीच में आप लोग जो है स्नैक्स ले सकते हैं. ठीक है, तो स्नैक्स एक वेरिएबल हो गया और एक वेरिएबल जो है मूवी हो गया. अब इस बात की पॉसिबिलिटी है कि स्नैक्स आपको ज़्यादा पसंद ना हो, या आप ये सोचें कि मूवी हॉल में जो आपके स्नैक्स मिलते हैं बड़े महंगे मिलते हैं तो हम लोग बाद में खा लेंगे. तो इस तरीके से आप लोग वहाँ पर जो है अपना डिसीजन लेंगे कि x1 यानी कि मूवी और x2 किस तरीके से यहाँ पर डिसाइड किया जाए. बट द बोथ ऑफ द थिंग्स दैट मीन्स x1 एंड x2 यानी कि मूवी और स्नैक्स दोनों जो है पॉजिटिव रहने चाहिए. ऐसा नहीं कि आप जा करके जो है स्नैक्स वाले कहीं छीन लीजिए आप, है ना, या जो है आप अपना स्नैक्स ले करके जाइए बेचने लगिए, है ना. यानी कि x2 शुड नॉट बी निगेटिव एंड लाइकवाइज x1 शुड नॉट बी निगेटिव. इन दिस केस बोथ द ऑफ द थिंग्स शुड बी पॉजिटिव. तो ये हमारा सिंपल सा इक्वेशन. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड. ओके, because graphical method is most interesting and very easy method. So how can we solve these two equations? There are so many methods to solve these equations as we studied in our basic classes. ठीक है भाई, सुन रहे हो ना? कोई है? Yes sir, सुन रहा. अच्छा, आवाज मेरी साफ आ रही है ना, इसलिए कि मेरा yes, अच्छा ठीक है. Yes sir, आ रही. हाँ, तो x1 और x2 ये आपके दो वेरिएबल हैं और इनको मैंने आपको समझाया है. अब मेरा एम क्या है? मेरा एम ये है कि x1 और x2 की ऐसी वैल्यू हम निकाल दें कि अगर हम उन वैल्यूज को जो है अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कर दें तो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू जो है मैक्सिमम आवे, गारंटीड मैक्सिमम वैल्यू आवे. ये हमारा यहाँ पर एम है. ठीक है, तो हम जो है ये काम करने जा रहे हैं कि x1 और x2 की सारी पॉसिबल वैल्यूज हमें इस केस में निकालनी पड़ेगी. तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस इक्वेशन. ठीक है, तो इसको देख के ऐसा तो लग रहा है दिस इज लाइक ए लीनियर इक्वेशन, है ना, क्योंकि y इक्वल टू mx प्लस c इज लाइक ए लीनियर इक्वेशन इन विच y एंड x बोथ आर द सिंगल टर्म्स एंड बिकॉज सिंगल टर्म इज represent equation of line and therefore this equation also represent equation line. तो इसमें हम एक ट्रिक लगाते हैं ताकि हमारा काम बड़े आसानी से हो जाए. हम ये करते हैं कि x1 यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर x2 लिख देते हैं और यहाँ पर हम ये करते हैं कि x1 की वैल्यू एक बार हम x1 की वैल्यू को 0 कर दें. तो अगर हम इस इक्वेशन में x1 की वैल्यू को 0 कर दें तो x2 की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी, है ना. इसको मान के चलना है. अभी ये आपका इक्वल है. जब जो है लाइन को ड्रा करेंगे तो वहाँ पर ये जो लेस देन वाला है उसको डील कर लेंगे हम लोग. तो x2 की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी. इसी तरीके से जब x2 की वैल्यू आपने इस इक्वेशन में 0 रखी तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई. तो पहले इक्वेशन से ये दो वैल्यूज आपको मिली. इसी तरीके से दूसरे इक्वेशन की बात अगर हम लोग करें तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी हम x1 और x2 की वैल्यूज यहाँ पर लिख सकते हैं. व्हेन द वैल्यू ऑफ x1 इज 0 देन द वैल्यू ऑफ x2 विल बी 3 एंड लाइकवाइज व्हेन द वैल्यू ऑफ x2 विल बी 0 देन द वैल्यू ऑफ x1 विल बी 2. तो इस तरीके से हमने क्या किया, दोनों की वैल्यू का एक दो कोऑर्डिनेट पॉइंट हमने निकाल दिया. और 2 पॉइंट मिलने का मतलब क्या हो गया कि आप आसानी से लाइन को ड्रा कर सकते हैं ना. x1 x2 के 2 पॉइंट मिल गए, 1.02 मिल गया, 1.40 मिल गया. तो लेट अस ड्रा दिस लाइन.
तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक यहाँ पर इस तरीके से जो है ये जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, इन विच दिस इज x1 कोऑर्डिनेट एंड दिस इज x2 कोऑर्डिनेट, and for the first line the points are 0 2. 0 2 means if I divide like this, what is the maximum value? Maximum value is here 4. Okay, so I am taking the value 1 2 3 and 4. This is 4. Okay, and maximum value on the x2 axis is 3, so 1 2 and 3, this is 3. So first value is 0 2. So 0 is this and 2, that means first value is this one. I am writing it by some other color. Okay, like this. And second value is 4 and 0. So 4 and 0 is this one. So a line can be drawn like this. ये हमारी पहली लाइन हो गई, ठीक है। सिमिलरली फॉर सेकेंड लाइन the values are 0 3 and 2 0. So 0 and 3, so this is the first value, and 2 0 2 0 2 0, this is second value. So line can be drawn like this. इस तरीके से दूसरी लाइन हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लाइन इज सेइंग दैट द वैल्यूज आर लेस देन इक्वल टू 4. ओके, सो बाय द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन ऑल द वैल्यूज शुड बी ऑन दिस साइड. ऑल द वैल्यूज शुड बी ऑन दिस साइड. ओके, नॉट ऑन दैट साइड. ऑल द वैल्यूज शुड बी ऑन दिस साइड, एंड बाय द सेकंड इक्वेशन ऑल द वैल्यूज शुड बी ऑन दिस साइड. So what should be the common values? Common values will be this one. Common values will be this one, represented by the green line. Okay, ये जो है common area आपका हो गया ये, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है भाई? दोनों लोग को बात समझ में आ रही है? Yes sir. हाँ, ये जो कॉमन एरिया है यही आपका दोनों लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है ना कि 4 से कम होगा, 6 से कम होगा। अच्छा, x1 x2 की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, यानी कि निगेटिव साइड में आपको नहीं जाना है ना। ये जो है सारे पॉइंट की मनाही है। तो पॉजिटिव साइड में यानी पॉजिटिव क्वाड्रेंट में आपको जाना है, और दोनों लाइन के नीचे आपको रहना है, जैसा कि ये दोनों इक्वेशन कह रहे हैं। यानी कि ये जो एरिया आपको मिली है इसी के भीतर आपको सारी वैल्यूज को ले करके आपको डिसाइड करना है कि किस वैल्यू से ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका मैक्सिमाइज होगा। दिस इज योर मेन ऑब्जेक्टिव। क्या कराएं, सारे जो मेन पॉइंट हैं उनको ले लें, है ना। अच्छा, कहाँ पर नेचर आपका चेंज हो रहा है? एक तो ये पॉइंट है, ये क्या है, ब्लैक से लिख दें, ये आपका 0 0 पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, लाइन का नेचर यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, यहाँ से नेचर फिर से बदल रहा है। तो ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट आपका 2 और 0 है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ से यहाँ तक लाइन का नेचर आपका सेम होगा, ठीक है। यहाँ वैल्यू आपकी चेंज हो रही है, तो यहाँ वैल्यू अभी हम जो है दोनों को सॉल्व करके निकालेंगे, अभी फिलहाल हमको पता नहीं है। अच्छा, ये वैल्यू कौन सी है? ये आपकी 0 और 2 है, 0 और 2 है, ठीक है। तो 0 और 2, तो यानी कि ये वैल्यू आपकी 0 और 2 है। तो तीन वैल्यू हम अच्छा, यहाँ से यहाँ तक लाइन का नेचर सेम है, तो हमें ये अननोन वैल्यू पहले निकालनी है। और जैसे कि हम जो है बचपन में इस चीज़ को सॉल्व किए हैं, उसी तरीके से हमको यहाँ पर सॉल्व करना है दोनों इक्वेशन। यानी कि पहला इक्वेशन क्या है? x1 + 2x2 = 4, एंड लाइकवाइज 3x1 + 2x2 = 6। ये दोनों के कांस्टेंट जो है सेम है, तो हम इनको इजीली यहाँ पर घटा दें, तो x वेरिएबल आपका अपने आप जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। x1 - 3x1 यानी कि -2x1, है ना। गलती होगी तो आप लोग जो है ना उसको ठीक जो है बता देंगे। तो 4 में से 6 गया, तो ये आपका -2 हो गया। तो इस तरीके से हमारा x1 की वैल्यू निकल के 1 आ गई। अब x1 की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दो, तो जैसे मैंने अगर पहले इक्वेशन में ही पुट कर दिया तो 1 + 2x2 = 4 आ गया, तो 2x2 = 3 आ गया, और x2 = 3/2 आ गया।
यानी कि हमारा ये वैल्यू क्या आ गई 1 and 3/2 निकल के आ गया 1 and 3/2। तो ये 4 ऐसे पॉइंट आ गए हैं जहां पर पॉइंट का नेचर बदल रहा है ना, और बाकी जगहों पर जो है नेचर आपका सेम है। बात समझ आ रही है? बाकी पॉइंट पर लाइन का नेचर सेम है और केवल इसी पॉइंट पर नेचर आपका जो है आपका बदल रहा है। तो बेसिकली ये 4 पॉइंट आपके पास मिले हैं और इन्हीं 4 पॉइंट को अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपको पुट करके इस चीज को चेक करना है कि किसके लिए वैल्यू आपकी मैक्सिमम आ रही है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? मैक्सिमम z इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले लिख दें कि z फॉर 0 0 है ना, इसके लिए हम चेक करते हैं पहले। तो अगर हम 0 0 यहां रख दें तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आएगी है ना। हाँ ठीक है, x1 0 है, x2 0 है, तो दोनों आपका 0 आ गया, तो z की वैल्यू यहां पर 0 आएगी। दूसरी वैल्यू अब हम 2 0 के लिए चेक कर रहे हैं, तो 2 and 0 के लिए चेक कर रहे हैं। तो x1 आपका 2 हो गया, x2 आपका 0 हो गया, तो 2 3 6, यानी कि इसके लिए वैल्यू आपकी 6 आ गई। अच्छा, तीसरी वैल्यू क्या है? तीसरी वैल्यू आपकी 1 and 3/2 है। तो 1 and 3/2 के लिए चेक करिए। तो इसमें 1 अगर आप पुट करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, और यहाँ पर ये आपका 3/2 है, तो 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो 6 + 3 9 वैल्यू आपकी आ जाएंगे। क्लियर हो गया? यहाँ वैल्यू आपकी 9 आ रही है। अब फोर्थ वैल्यू क्या है? 0 and 2, तो फोर्थ वैल्यू आपकी तो फोर्थ वैल्यू आपकी क्या हो गई? ये आपकी 0 and 2 है, तो 0 यहां पर पुट कर दिया, यहां 2 कर दिया, तो वैल्यू आपकी 8 आएगी, है ना। समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो z और 0 and 2, ये पॉइंट आपका 0 2 था, तो इसके लिए वैल्यू कितनी आई हमारी? 8 आ गई। तो यू कैन इजिली सी दैट आउट ऑफ दीज 4 पॉइंट यू हैव गॉट द मैक्सिमम वैल्यू एज 9 for this point. Okay, so this point will give the optimum solution for your given problem. इस तरीके से हम जो है अपने प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करते हैं, और इस तरीके से ऑप्टिमाइज वैल्यू हम जो है इसकी पता कर लेते हैं कि अगर x1 की वैल्यू ये हो गई, यानी कि मूवी पर अगर आप जो है इतना पैसा खर्चा करें और स्नैक्स पर आप इतना पैसा खर्चा करें, तो वो जो आपका फंड है वो आपका उसमें सबसे जो है बेहतरीन तरीके से आप इसकी प्लानिंग कर पाएंगे। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से ये जो है मैथमेटिक्स इतनी जो है शानदार चीज़ है कि ये जो है मतलब हर टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। अच्छा, तो ये तो एक चीज़ हो गई। अब हम इसी चीज़ को जरा सा मॉडिफाई कर दें। जैसे यहाँ तो आपको बोला गया है कि लेस देन इक्वल टू, अगर हम इसी को ग्रेटर देन इक्वल टू कर दें तब, तो मैं इसी प्रॉब्लम को फिर से करने जा रहा हूँ, और इसमें ये जो आपका लेस देन इक्वल टू है, इसी को जो है आपका इस केस में ग्रेटर देन करूँगा, और ये मैक्सिमाइज के प्लेस पर जो है मिनिमाइज कर दूंगा, है ना। क्योंकि जब ये मैक्सिमाइज होगा तो ये आपका क्या होगा, ये जो कांस्टेंट होगा वो आपका मिनिमम साइड में जाएंगे, और जब जो है फंक्शन आपका जो है इस केस में आपका मिनिमाइज होगा तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होंगे, ये आपका जो है लार्जर साइड में जाएंगे। तो मैं इसी इक्वेशन को फिर से लिख करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यहाँ पर हो गया मिनिमम z इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2, एंड लाइकवाइज I am writing the same equation as 2x2 greater than equal to 4 and 3x1 plus 2x2 is greater than equal to 6, where x1 and x2 is larger than 0, है ना। x1 x2 हमेशा जो है पॉजिटिव रहेंगे। अच्छा, तो ये आपका दूसरा प्रॉब्लम हो गया जिसमें हमने इसको जो है मिनिमाइज कर दिया।
अच्छा, बाकी ग्राफ तो आपके सेम ही तरीके से बनेंगे, है ना। ये पॉइंट भी आपके उसी तरीके से बनेंगे। तो मैं इसको अगर लिख दूं तो क्या क्या पॉइंट आपके आए थे यहाँ पर? पॉइंट आपका आया था 0, 2 एंड 4, 0 पहले के लिए। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3। तो पहला पॉइंट क्या था? 0 एंड 2, यानी कि दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट वाज 4, 0, 4, 0। तो इस तरीके से हमारा लाइन यहाँ पर बना था पहला। दूसरा पॉइंट हमारा था 0, 3 एंड 2, 0, 0, 3 एंड 2, 0। ये दो पॉइंट थे हमारे। इस तरीके से दूसरी लाइन बनी थी, जरा सा स्ट्रेट लाइन नहीं है, आप इसको समझ लीजिएगा, है ना। तो इस तरीके से ये हमारा हुआ। अच्छा, यहाँ पर मामला थोड़ा सा इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। तो पहली लाइन कह रही है कि जो एरिया है वो आपकी ये वाली है, आपकी, है ना। आपकी एरिया ये वाली है। लास्ट टाइम एरिया जो है वो आपकी ये वाली थी, लास्ट टाइम ये वाली थी, है ना। और ब्लू वाली ये वाली थी, तो हमने इसकी कॉमन एरिया ले ली थी। यहाँ पर मामला अलग है। यहाँ पर इस केस में एरिया ये है। अब ब्लू वाला एरिया कौन सा है? ब्लू वाला एरिया आपका ये है ना, क्योंकि ये बोल रहा है ग्रेटर देन 6 से वैल्यू इसकी ज़्यादा है। और लाइन जो है बता रही है कि ये वो वाली वैल्यू है जहाँ वैल्यू इक्वल टू 6 है। तो अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब ये आपका लार्जर जो है रीजन में आपका होगा। तो जो कॉमन रीजन दोनों का है वही आपका सोल्यूशन वाला होगा। तो कॉमन रीजन कौन सा हो गया? तो कॉमन रीजन इफ आई टेक हियर, तो ये वाला रीजन यानी कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और चूंकि वैल्यू जो है निगेटिव साइड में जाएगी नहीं, है ना भाई। यहाँ पर क्या है? ये x1 एक्सिस है, ये x2 एक्सिस है। अगर इस साइड में जाओगे तो x2 आपका जो है निगेटिव साइड में जाएगा और ये उसके लिए मना कर रहा है। इस साइड में जाओगे तो x1 आपका निगेटिव जाएगा और ये x1 आपका मना कर रहा है। यानी कि इसी जो है क्वाड्रेंट में आपको रहना है। तो यानी कि अब यहाँ पर जो पॉइंट जहाँ पर चेंज हो रही है वैल्यू, वो आपकी वैल्यू ये हो गई, ये हो गई, ये वैल्यू हो गई और ये वैल्यू हो गई, है ना। 4 वैल्यू यहाँ फिर से आपको मिली हैं। ये वैल्यू हम लोगों ने वहाँ पर कैलकुलेट किया था पिछले प्रॉब्लम में, क्या थी? 1 एंड 3/2। तो ये वैल्यू आपकी क्या हो गई? 1 एंड 3/2, ठीक है। और ये वैल्यू कौन सी थी? ये वैल्यू जहाँ पर ये ब्लू लाइन आपकी कट कर रही है, यानी कि 0 एंड 3। तो ये वैल्यू है आपकी 0 एंड 3। और ये वैल्यू कौन सी है? ये आपकी 4 एंड 0, ठीक है। और ये कौन सी है? ये आपकी 2 एंड 0। तो इस तरीके से चारों पॉइंट आपको मिल गए। अब ये चारों पॉइंट इस वाले ऑब्जेक्टिव फंक्शन के इक्वेशन में आपको पुट करना है। तो यानी कि z फॉर, अगर मैं इस वैल्यू को पहली वैल्यू मानूं तो z फॉर 0 एंड 3, तो z फॉर 0 एंड 3 0 इस आप यहाँ रखिए, 3 यहाँ रखिए, 4 3 12, तो वैल्यू इसकी हो गई 12। और फिर इसके बाद जो है सेकंड आपका, अच्छा सॉरी, ये वैल्यू तो आपका जो है इस लाइन के नीचे हो गया ना, तो ये नहीं होगा ना। यानी कि ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी और ये वैल्यू होगी, बस, है ना। 3 वैल्यू ही आपकी होगी, है ना। क्योंकि अगर आप इस वैल्यू को लेंगे तो ये रेड लाइन के नीचे आ रही है और हमको वो वाली वैल्यू चाहिए जो कि दोनों इक्वेशन के द्वारा सेटिस्फाई कराए, है ना। तो ये वैल्यू जो है वो आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये हो गया, ये हो गया और ये वैल्यू हो गई। यानी कि ये वाली एरिया है ना, केवल ये वाली एरिया है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से। गंदा हो गया है तो ऐसे मामला है। यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। इस तरीके से ये वाली एरिया है। तो ये आपकी 0 3 है और ये आपकी 1 एंड 3/2 है और ये आपकी 4 एंड 0 है ना। यही 3 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ वैल्यू का नेचर बदल रहा है, लाइन का नेचर बदल रहा है। तो 0 3 हो गया और ये 1 एंड 3/2, तो z 1 एंड 3/2,
दूसरी वैल्यू कितनी होगी, दूसरी वैल्यू 1 एंड 3/2 अगर आप पुट करें तो 1 से 3 आपको मिलेगा एंड 3/2 दो दूनी 4, ये आपका 9 आप यहाँ पर मिलेगा। इसके लिए 4 0 के लिए z ऑफ 4 एंड 0, तो 4 0 के लिए 4 4 3 12, तो यहाँ पर वैल्यू आपकी 12 यहाँ पर मिल रही है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसके और इसके इन दो वैल्यू के लिए वैल्यू ज़्यादा मिल रही हैं, इनके लिए वैल्यू कम मिल रही हैं, और हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है, एक मिनट कोई आया फिर से, अलीना आपने बहुत लेट कर दिया है, लेकिन जो है बाद में आप इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या था, ऑब्जेक्टिव जो है z को मिनिमाइज करना है ना, तो यहाँ पर हमें जो है बड़ी वैल्यू नहीं लेनी है, ये दोनों वैल्यू बड़ी हैं, यहाँ पर हमको छोटी वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पर इन तीनों में छोटी वैल्यू कौन सी है, 9। तो इस तरीके से यही पॉइंट फिर से निकल के आ गया जो कि मिनिमम वैल्यू देगा। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि दिस इज द ऑप्टिमम पॉइंट फॉर विच वी कैन कैलकुलेट, वी कैन गेट द ऑप्टिमम वैल्यू आउट ऑफ दीज टू इक्वेशन। इतनी बातें समझ में आ गई सबके? एक मैंने मैक्सिमम का एग्जाम्पल ले लिया, एक मैंने मिनिमम का एग्जाम्पल ले लिया। अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जहां पर थोड़ी दिक्कत आएगी, है ना, जहां पर दो चीजें आपकी बराबर होंगी। जैसे दूर जाने की जरूरत क्या है, अगर मैं इसी पॉइंट को ले लूं, अगर मैं इस जो है इसी को जो है मिनिमम के प्लेस पर मैक्सिमम कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसी को मिनिमम के प्लेस पर मैक्सिमम कर दूं तो यहां दो वैल्यूज निकल के आएंगी, एक 12 और 12, यानी कि ये और ये पॉइंट जो है सोल्यूशन में आपके आएंगे, और चूंकि ये पॉइंट आएंगे इसलिए इस सेम वैल्यू इसके बाद की जो पूरी लाइन है उनके लिए भी सेम वैल्यू आएंगी, और इस पॉइंट के इस साइड में जितनी वैल्यूज हैं वो भी आपकी सेम वैल्यू आएंगी। इसलिए नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन इस केस में होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू 12 आ रही है, तो इसके बाहर साइड में जितने भी पॉइंट आपके आएंगे उन सब के लिए वैल्यू इसकी कितनी आएगी, उन सब के लिए वैल्यू आपकी सेम आएगी, ऑप्टिमम वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से इसमें नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन इस केस में आपके आएंगे। तो ये जो है तीसरे काइंड आपकी प्रॉब्लम हो गई आपकी। फोर्थ काइंड ऑफ प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, ठीक है, जहां की कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट जो है आपका नहीं करेगा। एक केस आपने देखा तीसरा वाला जहां पर इनफाइनाइट था, अब हम लोग देखेंगे जहां कोई सोल्यूशन नहीं आपको मिलेगा। तो यहाँ पर एक हम लोग एग्जाम्पल फिर से ले लें। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमम z इक्वल टू 6x1 माइनस 4x2 एंड द कॉन्स्टेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 4x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 4 एंड सिमिलरली 4x1 प्लस 8x2 ग्रेटर देन 16 एंड वेयर x1 एंड x2 आर पॉजिटिव। ठीक है अलीना, अगर आपके समझ में नहीं आया है तो यहाँ मैं इस चीज़ को फिर से कर रहा हूँ, और आप जो है अगर इस चीज़ को भी समझ लें तो कोई खास दिक्कत आपको नहीं होगी। यस सर। तो आप इसको ध्यान से देखिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, लाइफ में कोई भी चीज़ अगर आपको मिलती है, आपको पैसे मिलते हैं, खुशियाँ मिलती हैं, है ना, तो आप उन चीज़ों को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। तो ये वही जो है z जो है वही चीज़ें हैं जिनको आप ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। लेकिन जब आप कोई चीज़ ऑप्टिमाइज करने जाते हैं तो बीच में कांस्टेंट आते हैं, अरे ये जो है कांस्टेंट आ गया, इस कांस्टेंट को मानते हुए आपको करना है। ठीक है, इस कांस्टेंट को मानते हुए ये ऑप्टिमाइज आपको करना है। आपको दिल्ली जो है बहुत तेज जाना है, मिनिमम जो है टाइम में आपको पहुंचना है। ठीक है, लेकिन उसमें बीच में कांस्टेंट आएगा कि स्पीड जो है आपको 120 से ज़्यादा नहीं करनी है ना। अगर एक्सप्रेस वे पर जो ही स्पीड आपकी 100 शायद है, हाँ 100 से ज़्यादा स्पीड होगी, तुरंत ही टोल आपका काट के जो है आपके घर जो है वो कट जाएगा। तो इसलिए इस स्पीड जो है वो 100 से ज़्यादा ना हो,
और इस तरीके से आपको मिनिमम टाइम में दिल्ली आपको पहुंचना है। तो हर चीज़ आप जो है लाइफ में चाहते हैं कि ऑप्टिमाइज हो जाए। तो ये इक्वेशन इसी तरीके से लिखा गया है ना। अगर आप जो है बिजनेस फील्ड करें तो वो जो भी जो है बिजनेसमैन होता है वो जो है ऐड के लिए एक फंड रख देता है कि इतना पैसा हम ऐड पर खर्चा करेंगे और ऐड इस तरीके से बनाया जाए कि इसका जो है जो भी मतलब ऑडियंस है उन पर मैक्सिमम ऑप्टिमाइज असर पड़ा है। तो इस तरीके से हर एक चीज़ में वो चाहते हैं कि हर चीज़ ऑप्टिमाइज हो जाए। तो ये वही इक्वेशन है और ये सब जो है कांस्टेंट है जिन पर इनकी वैल्यू डिपेंड करेगी। अब यहाँ पर हम ये दोनों ही इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन, चूंकि इस चैप्टर का नाम है इसलिए हमने इक्वेशन यहाँ पर जो है लीनियर टाइप के लिए है ना, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन। इसलिए हम इसमें जितने भी इक्वेशन लेंगे अभी वो सब जो है लीनियर टाइप के लेंगे। जब हम जो है नॉन लीनियर वाला जो है केस आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पर जो है नॉन लीनियर वाला केस हम आपसे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम जो है लीनियर इक्वेशन यानी सिंपल इक्वेशन लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्व करने का सिंपल तरीका हमने आपको बताया कि दो वेरिएबल है, वन इज x1 वन इज x2। तो हमें कोई भी लाइन जो है ड्रा करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए है ना। अगर 2 पॉइंट आपको मिल जाएंगे तो आप किसी भी लाइन को ड्रा कर सकते हैं। तो उसीलिए हम यहाँ पर इस तरीके से कर रहे हैं कि अगर हम x2 को 0 कर दें तो x2 को 0 कर दें तो वैल्यू ऑफ x1 विल बी 2 एंड व्हेन x1 will be 0 the value of x2 will be 1 when x1 will be 0 the value of x2 will be 1। इस तरीके से हमें 2 पॉइंट मिल गए। अब हम आसानी से इस लाइन को ड्रा कर लेंगे। सिमिलरली फॉर द सेकेंड लाइन आल्सो we can do the same kind of thing, x1 and x2 when the value of x1 will be 0 for this equation the value of x2 will be 8 2s are 16 2 and likewise when the value of x2 will be 0 the value of x1 will be 4 4s are 16 that means 4। अब यहाँ पर एक ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं आसानी से। इन दोनों लाइनों को हम यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। आप देख लीजिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी गई है, x1 की मैक्सिमम वैल्यू 4 गई है, x2 की 2 गई है। तो 1 2 3 4 और यहाँ पर 1 and 2, ये 1 and 2 हो गया और ये 1 2 3 and 4। तो पहली लाइन के वैल्यूज क्या हो गए 2 0 एंड 0 1। तो 2 0 ये पॉइंट एक आपको मिला 2 0 और दूसरा पॉइंट 0 1 एक पॉइंट ये मिला। अब दोनों को मिला करके लाइन आप ड्रा कर दीजिए तो पहली लाइन आपको ये मिली। इसी तरीके से दूसरी लाइन क्या मिली 0 2, तो 0 and 2 और 4 and 0 ये तो आपको मिले हैं। तो इस तरीके से दूसरी लाइन आपको ये मिली। पहली लाइन का कांस्टेंट ये कह रहा है कि वैल्यू 4 से क्या हो कम हो, ठीक है, यानी कि जो भी वैल्यू जामा है वो आपकी कम हो, यानी कि इस साइड में वैल्यू जामा है ना। और दूसरा इक्वेशन कह रहा है कि वैल्यू ज्यादा हो, यानी कि दूसरा इक्वेशन इस टाइप की वैल्यूज को ले रहा है। तो कॉमन रीजन आपको मिला ही नहीं, क्योंकि एक तो दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों लाइन कहीं पर एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं। दोनों लाइन पैरेलल हैं। एक लाइन कह रही है कि मेरे ऊपर की वैल्यू तुम्हारी है और एक लाइन कह रही है मेरे नीचे की वैल्यू तुम्हारी है। दोनों के बीच में कोई भी जो है कॉमन रीजन नहीं है, तो कोई सलूशन एग्जिस्ट करेगा? बोलो हेलो। नो सर। नहीं करेगा ना, क्योंकि सलूशन तो तब होगा जब कोई कॉमन रीजन आएगा ना, जो है जैसे यहाँ पर क्या था। अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो इसमें ये जो आपकी ब्लू लाइन थी वो कह रही थी मेरे बाएं साइड की वैल्यू ले लो, और ये जो ऑरेंज लाइन थी ये कह रही थी मेरे जो है बाएं साइड की वैल्यू ले लो। तो उसमें क्या था, ये जो है कॉमन रीजन आपको जो है सोल्यूशन का मिल जा रहा था, और इसी में से ऑप्टिमम जो पॉइंट थे वो आपने सिलेक्ट कर लिए थे, है ना। इसी में से पॉइंट लेकर के और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डाल दिए थे आपने, और जिसके लिए मैक्सिमम वैल्यू आई थी वही आपका जो है एक्चुअल सोल्यूशन हो गया, ऑप्टिमल सोल्यूशन वही हो गया आपका। लेकिन यहाँ तो कॉमन रीजन आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर जो है कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, है ना। ऑप्टिमल की बात ही छोड़िए, कोई सोल्यूशन यहाँ पर
जो है यहाँ पर मिलेगा ही नहीं। इसी को मैट्रिक्स के फॉर्मेट में कहते हैं ट्रिवियल इक्वेशन, है ना। अगर आप इसको मैट्रिकल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करें तो 2 4 एंड 4 8, तो ये एक मैट्रिक्स मिली है जहां पर क्या है, द वैल्यूज आर रोज आर सेम, है ना। अगर आप इसमें से कॉमन ले लें 2 को, तो दोनों की वैल्यू जो है 2 and 4 आएगी। अगर आप इस वाले में से 2 को बाहर निकालना है तो इसको क्या आप बोलते हैं, ट्रिवियल, है ना। यानी कि इसका कोई सोल्यूशन ही आपका नहीं आएगा, इस मैट्रिक्स की वैल्यू ही आपकी 0 आएगी। तो वही सेम जो है यहाँ पर आपका कांड हो रहा है, कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं आएगी। तो मैंने 4 केसेज आपको बताए हैं, मैक्सिमाइज करने का, मिनिमाइज करने का, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से 4। हाँ सर, जो सेकंड लाइन में हमने ऊपर का रीजन क्यों लिया, नीचे नहीं? इसमें मतलब पता कैसे चला आपको कि ऊपर की वैल्यूज ले रहा है? देखो बेटा, ये जो कांस्टेंट का इक्वेशन है यहाँ से पता चला। जब मैं इस लाइन को ड्रा किया हूँ तो मैं ये मान के किया हूँ, ये लाइन का इक्वेशन क्या है, ये है आपका 4x1 + 8x2 = 16। ये लाइन बता रही है कि ये वो वैल्यू है जहां पर इसकी वैल्यू 16 के बराबर है, लेकिन एक्चुअल कांस्टेंट कह रहा है कि 16 से बड़ी वाली वैल्यू हमारे जोन में आती हैं, यानी कि इक्वल और लार्जर। तो इक्वल तो वो वैल्यू हो गई जो कि लाइन पर वैल्यू हो गई, और लार्जर वो वैल्यू हो गई जो कि लाइन के ऊपर वाली वैल्यू हो गई। इसलिए ये कांस्टेंट कह रहा है कि मेरे ऊपर की वैल्यू तुम्हारी है। समझ में आ गया? समझ गया। और दूसरा जो है ये लेस देन, यानी कि इक्वलिटी रहता तो आप जो है ऑरेंज लाइन पर रहती, ये कह रहा है मेरे नीचे की लाइन तुम्हारी है, ठीक है, नीचे की वैल्यू तुम्हारी है। तो इस नाते यहाँ पर कोई जो है कॉमन वैल्यू नहीं आ रही है। अगर आप सॉल्व करेंगे तो कोई आपको पॉइंट मिलेगा ही नहीं, इसलिए इसका कोई सोल्यूशन नहीं आ पाएगा। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर बंद किया जाए। तो तो ये आपका जो है लीनियर इक्वेशन का बेसिक हो गया। तो फिर हम लोग अब इसके बाद जो है नेक्स्ट टर्म पर जो है सिंप्लेक्स मेथड हम लोग देखेंगे, क्योंकि कांस्टेंट जो है वो आपके कई टाइप के होंगे, है ना। हम लोग इसको सॉल्व करने के कई सारे मेथड देखेंगे। कभी कभी आप जो है इसमें कांस्टेंट जो है कई टाइप के होते हैं, है ना। कुछ में ये आपका इक्वल रहेगा, कुछ में लेस देन रहेगा, है ना। तो इसमें जो है लैग्रेंजे साहब जो है ये आपके बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उन्होंने अपना मेथड दिया कि एक जो है कांस्टेंट उसमें जोड़ दो। ठीक है, जैसे यहाँ पर लेस देन है तो लेस देन का मतलब बाएं साइड की वैल्यू दाएं साइड की वैल्यू से थोड़ी छोटी पड़ रही है। ठीक है, तो छोटी पड़ रही है तो एक कांस्टेंट आप जोड़ दो लैम्डा टाइम्स। ठीक है, कुछ वेरिएबल यहाँ पर इनका अलग से जोड़ दो। तो इस तरीके से जब आप कुछ जोड़ देंगे तो जो है कमती पड़ रही थी वो आपका क्या होगा, इक्वलिटी में आपका आएगा, है ना। जो घट रही थी वैल्यू, जिसके नाते वैल्यू आप लेस देन लिख रही थी, वो चीज जो है बैलेंस होके इक्वलिटी में आएगी। तो ये चीजें मैं कल आपके साथ जो है डिस्कस करूंगा कल के लेक्चर में। चलिए ठीक है, आज रहने देते हैं। थैंक यू सर आप लेक्चर ऑनलाइन लीजिए या ऑफलाइन लीजिए? अब मैं आपको बता दिया करूंगा ना, ऑनलाइन में ही ठीक है ना। घर पर आराम से सुकून में ले लेंगे आपसे, है ना। ठीक है ना। हाँ, इसी टाइम जो है 5:30 से 6:30। और अगर आप में से किसी को कोई दिक्कत है या है ना, तो आप लोग बता दीजिएगा। मुझको दिक्कत है तो मैं आपको बता दूंगा, तो वो लेक्चर जो है बैलेंस कर लिया जाएगा फिर। चलिए ठीक है।